हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंगद सर। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का काम लगातार इस चैनल पे कर रहा हूं, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ परेशानी की वजह से हम व्यस्त थे। इस कारण से आप लोगों के लिए पिछले 2 दिन से वीडियो का काम नहीं किए, लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आ चुका हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसमें गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी टाइम के अभाव के कारण हम वीडियो नहीं ला पाते हैं, लेकिन अब हम कंटिन्यू प्रयास करेंगे वीडियो लाने का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं फिलहाल क्लास 10th के लिए फिजिक्स का काम कर रहा हूं। मैं जल्द ही 12th की क्लास के साथ ही मिलने वाला। आपको कई दिन में बता चुका हूं ये बातें, लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि मैं अभी तक नहीं ला पाया हूं क्लास 12th के लिए। उसकी व्यवस्था हमारी चल रही है। अभी क्लास 12th पर अभी काम चल रहा है मेरा, और मैं जल्द ही क्लास 12th के लिए भी फिजिक्स का काम इस चैनल पे करूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष लाइव भी आऊं, लाइव क्लास लूं आप लोगों का। तो आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर फिजिक्स का काम लगातार चल रहा है, लगातार चलेगा भी, लेकिन जल्द ही आप लोगों को इस चैनल पर संस्कृत का भी क्लास देखने को मिलेगा। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना, क्लास 10th का और 9th का हम संस्कृत के भी काम करेंगे इस चैनल पर। खास करके फिक्स टारगेट लेकर चला हूं इस चैनल पर। हमें उम्मीद है कि इसे हम आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की दुआ से हम इसे बहुत ही ऊंचे शिखर तक पहुंचाएंगे। हमें उम्मीद है ऐसा, और हम एक दिन ऐसा अवश्य कर पाएंगे। तो बच्चों, इस चैनल पर आप लोगों को जो टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट, वो भी मैं इस चैनल पर करवाऊंगा आप लोगों को जल्द ही। कुछ वीक के बाद, या फिर हो सकता है कुछ मंथ के बाद, मैं इस चैनल पर आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा बहुत ही आसानी से करवाऊंगा। चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे, और उसमें कुछ प्राइज पॉल भी रखा जाएगा। जो बच्चे का आंसर सबसे ज्यादा सही होगा, सबसे ज्यादा सही होने वाले बच्चों को, और दूसरे स्थान और तीसरे स्थान वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा, और वो भी ऑफलाइन। और जो बच्चे दूर से देखेंगे, दूर से टेस्ट देंगे, उनके लिए ऑनलाइन सुविधाएं जरूर रहेगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी इन तमाम बातों को समझ गए होंगे। तो बच्चों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ कि हमारा आज की क्लास है क्या क्या होने वाला है आज की क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पिछली वीडियो था, उसमें हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर का जो दूसरा पार्ट था हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, मैं वो स्टार्ट कर चुका हूं इस चैनल पे। जिसमें पिछली वीडियो जो था हमारा, वो अपवर्तनांक के लिए था। अपवर्तनांक के बारे में उसमें बता रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो तो शूट हुआ, लेकिन आधी वीडियो के बाद उसमें मेरा वॉइस जो है कैप्चर नहीं हो पाया था। माइक जो है वॉइस कैप्चर नहीं कर पाया था। रीजन ये था कि वो ऑफ हो चुका था और हमें पता नहीं चला, और हम लगातार कंटिन्यू क्लास कर रहे थे। लेकिन फिर भी जहां तक वो सही था वहां हम काट करके अपलोड किए थे। उसमें अपवर्तनांक के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया था। अगर आप लोग नहीं देखे, जाके उन्हें देखे। आज मैं उन्हीं को फिर से बताने वाला हूं। अपवर्तनांक जितना बताए थे, उसके बाद हम कुछ अपवर्तनांक बताएंगे, कुछ पदार्थ के, कुछ सब्सटेंस का अपवर्तनांक बताएंगे। जैसे हीरा का तारपीन तेल हो गया, बहुत सारे कुछ ऐसे पदार्थ है, सब्सटेंस, इसका जानना बेहद जरूरी है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में आता है, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है हमारा, जो आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोगों को पता है कि ये जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ इनका जो परिभाषा बनता है हमारा, वो कई तरह से परिभाषा बन सकता है। एक हम अपवर्तन और परावर्तन की ज्या लेकर भी इसका हम जो है परिभाषा हम बना लेते हैं इसका। उसके बाद माध्यम, 2 माध्यम लेकर के इनका परिभाषा बना लेते हैं, और गहराई के संबंध भी इनका हम परिभाषा बनाते हैं। तो चलिए, हम लोग अब देरी नहीं करेंगे, चलते हैं आज की क्लास की तरफ कि हमारा क्लास आज की क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो आपके बोर्ड स्क्रीन पे कुछ पदार्थ यानी सब्सटेंस आ चुका है। इसको हम एक मीडियम भी बोल सकते हैं, माध्यम भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो। और उनका जो है कुछ अपवर्तनांक जो है, उनका वैल्यू ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो कृपया करके आप लोग प्रयास कर रहे हैं याद कर लेने का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार 1 साल 2 साल पे जो है एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो याद कर लेने से कोई जो है इससे दिक्कत तो नहीं होने वाली है। तो हम एक काम करेंगे, इसे याद ही कर लेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारा अपवर्तनांक का वैल्यू होता है, बहुत सारे सब्सटेंस हमारा, बहुत सारा मीडियम भी है।
तो सबका तो याद करना उतना पार नहीं लगने वाला है। जो मोस्ट वीवीआई था उसमें कुछ सिलेक्टेड हम ला चुके हैं आपके सामने, 5-7 वो है इस प्रकार से, आप लोग कृपया इन्हें याद कर ले। देखिए क्या है, पहला है हमारा हवा। हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0003। वो हवा का जो अपवर्तनांक होता है एयर का वो होता है 1.0003। उसके बाद एक है हमारा बर्फ। बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है बर्फ का 1.31। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। और उसके बाद एक है हमारा पानी। पानी, बर्फ का है दूसरा रूप पानी, तो पानी का हो जाएगा इससे 0.02 अधिक, यानी कि 1.33 जो होता है अपवर्तनांक वो पानी का होता है। जी हाँ दोस्तों, पानी का जो है, वाटर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.33 होता है और बर्फ का होता है 1.31। इसे याद रखना है, बर्फ का 1.31 और पानी का 1.33। उसके बाद एक हमारा केरोसिन। केरोसिन होता है, केरोसिन का जो ऑयल होता है वो केरोसिन की बात कर रहे हैं। वही केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी कि अपवर्तनांक होता है वो होता है हमारा 1.47। जी हाँ दोस्तों, केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.47। उसके बाद एक है हमारा बेंजीन। बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है थोड़ा सा अधिक, 0.03 अधिक है, यानी कि 1.50। बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है 1.50 होता है। उसके बाद एक है हमारा हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। जी हाँ प्यारे बच्चों, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि वो 2.42 होता है हीरा का। और एक है हमारा तारपीन का तेल। तारपीन का जो ऑयल होता है उनका अपवर्तनांक है 1.47। ध्यान रखेंगे इसे, तारपीन का तेल और केरोसिन का तेल दोनों का देखिए 1.47 है। तारपीन का तेल और केरोसिन का तेल ये 1.47 है, इसे याद रखना है। और इससे थोड़ा सा ही अधिक बेंजीन का है 1.50। और एक है हमारा हीरा। हीरा का है 2.42। और अब आप समझ गए होंगे, तो इसे याद कर लें। उसे तो हम आप लोगों को बताएं, बोले 2 बार बोले, उससे हमें ही याद हो गया। तो आप लोग इन्हें याद कर लें जरा। हवा जो है वो परिभाषा क्या है हमारा। तो आइए, आपके बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है हम बताते हैं आप लोगों को। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जैसा कि बताया कि हम अपवर्तनांक को अनेकों रूपों से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए पहला परिभाषा तो आप लोगों को बता दिए हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ज्या के संबंध में। और दूसरा परिभाषा अब बनने वाला है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को यानी रेशियो को निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी वो, और साथ साथ में किसी अन्य माध्यम में, कोई भी माध्यम ले सकते हैं आप, कांच ले सकते हैं, कोई अन्य माध्यम ले लीजिए, तो किसी माध्यम में, दोनों माध्यम हो गया, तो इन दोनों माध्यम में जो प्रकाश का वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा इनका, उनका रेशियो ही कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर प्यारे बच्चों किसी 2 माध्यम को ले लेंगे, उन दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का जो भी अनुपात होगा वही हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, निरपेक्ष अपवर्तनांक को n या म्यू से डिनोट किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को n या फिर म्यू से हम सूचित करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, n या म्यू से हम इसे सूचित करते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी n बराबर हम बोल सकते हैं। तो पहला जो मतलब होगा, कोई एक माध्यम लेंगे, तो पहला माध्यम हम क्या लिए यहाँ पे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हम लिख लेंगे यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, मतलब निर्वात में जो प्रकाश की स्पीड होगी वो, और बटे में हो जाएगा
किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार होता है यहाँ से। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, बेहद ही ध्यान रखना इसे जरूरी है, आप लोग इन्हें ध्यान रखें। वैसे ध्यान रखने का योग बात ही क्या है, मतलब समझ लीजिए ऐसे दो माध्यम लेंगे हम, एक हमारा निर्वात हो गया यानी वैक्यूम हो गया, इसमें हम वेलोसिटी देख लेंगे प्रकाश की, और उसके बाद हम देख लेंगे किसी अन्य माध्यम में, कोई भी एक माध्यम ले लेंगे, तो इन दोनों में जो वेलोसिटी होगा इसका वही कहलाएगा, उनका जो रेशियो होगा, उनका जो अनुपात होगा वही कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, और इसे हम लोग एन या म्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए दोनों का अनुपात बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल वो हो गया, और इसका अनुपात हो गया किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हो गया हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलिए, और इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बराबर, ये एन हुआ, फिर हम म्यू भी बोल सकते हैं, म्यू, या फिर एन बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं सी, और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल तो इसके लिए बोल सकते हैं हम लोग भी, यानी एन बराबर हम सी बाय भी बोल सकते हैं। सी हो गया हमारा निर्वात के लिए प्रकाश की चाल, और ये भी हो गया हमारा किसी भी अन्य माध्यम के लिए प्रकाश की चाल। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता, इसे कुछ समझाते हैं, देखिए ध्यान से फिगर के साथ। जैसे एक माध्यम हम वैक्यूम ले लेते हैं, हवा निर्वात जो बोले, और एक हम दूसरा माध्यम ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा एक कांच है, ये हमारा कांच है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले कांच में जो है किरण, ये देखिए ये हमारा कौन सा माध्यम है, ये जो है हमारा विरल माध्यम है, और ये जो है हमारा कौन सा माध्यम होगा, ये सघन माध्यम होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिसमें प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है वो विरल माध्यम है, जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसकी अपेक्षा वो सघन माध्यम है। तो ये इसमें प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक है, ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। एक कांच हम ले लिए, ये जो है आप पात्र मतलब ये देख सकते हैं, ये एक कांच है, और ये जो है ये एक माध्यम है हवा, एक माध्यम हवा का है, एयर का है, इसको माध्यम फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको हम माध्यम सेकंड बोल सकते हैं। अब देखिए एक किरण यहाँ से कुछ इस प्रकार से टकराई, यहाँ से यहाँ पे टकराई, एक आपतन बिंदु बना, तो यहाँ पे एक अभिलंब इस प्रकार से पड़ जाएगा, इस प्रकार से। देखिए ये जो है हमारा आपतित किरण है या नहीं है, ये हमारा आपतित किरण है। उसके बाद देखिए ये किरण जो है ना अब अपवर्तित होगी कुछ इस प्रकार से, ये अपवर्तित हो गई। अब देखिए इसमें हम क्या बता रहे थे कि किरण जो है एक माध्यम से चली, यानी कि पहले माध्यम हवा हो गया, इसमें प्रकाश की चाल जो होगा, उसके बाद दूसरा माध्यम में प्रवेश की, ये देखिए देख सकते हैं आप लोग, और अविलंब की ओर मुड़ चुकी है, और ये हमारा दूसरा माध्यम है। तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी थी उतना, और इस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी थी उतना। मैं आप लोगों को बता दूं कि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसे ध्यान रखना है। और कांच में जो होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की प्रकाश की चाल की जो रेशियो होगा हमारा, वही कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, ये हमारा आपतित किरण हुई और ये हमारा अविलंब हुई, तो इनके बीच देखिए एक कोण बन रहा है, ये हमारा आपतन कोण है। यहाँ प्यारे बच्चों ये हमारा आपतन कोण है, और ये अपवर्तित किरण देख सकते हैं आप लोग, और ये हमारा अविलंब है, तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है। ये परावर्तन कोण बिल्कुल नहीं, ये अपवर्तन कोण है, क्योंकि परावर्तन कोण प्रावर्तन के प्रकाश के परावर्तन में बनता है, और ये अपवर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अपवर्तन कोण बनेगा क्योंकि अपवर्तित किरण है यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ। इसके आगे क्या है हमारा, तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने आ चुका है, आप लोग इसे देखें, बनाने का प्रयास करें, अपने से खुद से देखिए बनता है कि नहीं बनता है आपसे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, आप लोगों से जरूर बन जाएगा अगर परिभाषा आप लोग अभी देखे होंगे तो। देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या है, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, जैसा कि अभी फिगर में हम बताए थे आप लोगों को। प्रकाश जो है अभी यहाँ से हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, कांच के प्लेट में प्रवेश कर रही है, और जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए उनका अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, जो प्रकाश उनका जो अपवर्तनांक है, कहता है कि प्रकाश जो है अभी हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, तो उस समय में इसका अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5 है। मतलब हमारे इस सवाल में अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है। कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है हमें, जो प्रकाश का वेग निकालना है, प्रकाश का वेग वो निकालना है कहाँ पे, कांच में। माध्यम कितना है देख सकते हैं यहाँ पे, एक माध्यम आपका ये हो गया, एक मीडियम जो है हमारा ये हो गया, और एक माध्यम जो हमारा
यहाँ पे ये मिल गया, यानी कि हवा और कांच दो माध्यम हो गया। अब कहता है कि कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। इसका मतलब यहाँ पे कांच में प्रकाश का वेग निकालना है, दूसरा हवा माध्यम है, और हवा का जो है हवा में जो दिया हुआ है प्रकाश का वेग वो है ये है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे हम लोग को पता भी है कि हवा में जो प्रकाश का वेलोसिटी होता है, निर्वात में जो प्रकाश का वेलोसिटी होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। सबसे पहले इन्हें हम लिख लेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो गिवन दैट यानी कि दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक, मतलब सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है वो है दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि शॉर्ट में एन बोल सकते हैं। ये जो दिया हुआ है हमारा 1.5 है। जी हाँ प्यारे बच्चों 1.5 है, और इसका कोई मात्रक सब नहीं होता है, इसलिए हम 1.5 ही लिखकर छोड़ दिए। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे कि कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। हमें जो ज्ञात करना है वो प्रकाश का वेलोसिटी ज्ञात करना है, वो कहाँ पे, तो कांच में, और हवा में प्रकाश का वेग यहाँ पे हमें मालूम है। एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं हवा में प्रकाश का वेग। तो हवा में प्रकाश के वेग को अभी क्या बोले थे हम लोग, शॉर्ट में सी बोले थे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप लोग देखें, ये हमारा एक कांच का प्लेट है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से किरण जो है आती है और यहाँ टकराई, एक अभिलंब हो गया ये हमारा। देखिए ये एक हवा का माध्यम हो गया, यानी कि हवा माध्यम फर्स्ट हुआ, और ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से इधर आई, तो ये जो कांच है, कांच का प्लेट है, ये माध्यम हमारा दूसरा हो गया, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आई, और हवा में जो प्रकाश का वेग था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, और इसमें बताना है कि प्रकाश का वेग जो है कितनी होगी। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे v बराबर निकालना है, तो शॉर्ट में हम लिख v बराबर बट देखिए क्या करना, क्या है हमें सबसे पहले फॉर्मूला का प्रयोग करना है। फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताया कि एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था हमारा, इसको हम शॉर्ट में एन या फिर म्यू बोलते हैं। तो इनका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, यानी कि वी नो दैट एन बराबर c/v। ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसी पे हम लोग इसे बना लेंगे। देखिए n का मान जो n हमारा यहाँ पे क्या है, n जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक का मान जो है आपके सवाल में दिया हुआ है 1.5, इसे हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से 1.5। अब देखिए c/v है, तो c का मान देखिए यहाँ पे मालूम है हमें, c मतलब हो गया प्रकाश का चाल, कहाँ पे, तो वो निर्वात में। तो दिया हुआ है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं और बट्टा लगा लेते हैं। बट्टे में देखिए भी है, लेकिन भी मांग रहा है हमसे, तो भी मालूम नहीं है, मांग ही रहा है, तो हम भी ही छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। अब एक काम करते हैं, अगर हमसे भी मांग रहा है तो हम भी को इधर ले आते हैं और 1.5 को इधर ले आते हैं, तो भागा में भी इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो भी गुना 1.5 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें भी का ही मान निकालना है, तो 1.5 को इधर भगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ बट्टे में हो जाएगा 1.5। अब देखिए यहाँ से 1.5 से अगर 3 में हम भागा लगा दे, काटना है तो काट सकते हैं, 1.5 को हम डायरेक्टली भागा लगाते हैं 3 में, तो ये वैसे देख सकते हैं 1.5 को 1.5 बोलते हैं, 1.5 गुनी 2 करते हैं तो 3 हो जाता है, 1.5 दूनी 3। तो इससे अगर इसमें भागा लगाए तो ये हमारा 2 बचेगा और गुना का 10⁸ होगा, और हम वेलोसिटी निकाले हैं तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, हो जाएगा आराम से। तो हमारा जो कांच में प्रकाश का वेलोसिटी निकला वो कितना निकला, तो वो निकला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब याद कीजिए, हम जस्ट अभी बताए थे कुछ देर पहले कि प्रकाश का वेग जो है निर्वात में जितना बताए थे उतना से थोड़ा सा कम हम बताए थे आप लोगों को, कांच में भी जरूर बताए थे अभी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपके सामने साबित भी हो चुका है, देख सकते हैं कांच में प्रकाश का वेग जो है वास्तव में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक नया सा सवाल की तरफ। वो सवाल में क्या है कि उसमें गहराई के संबंध में बताया गया। जी हाँ प्यारे बच्चों, गहराई के संबंध में एक परिभाषा स्पष्ट करवाएंगे हम आप लोगों के सामने। तो पहले वो नॉमिकल जो क्वेश्चन है हमारा वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार ही हम बताएंगे। तो आपके बोर्ड स्क्रीन पे फिर से एक नया सा सवाल आ चुका है। देखिए सवाल हमारा क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर गहरा जो गहराई है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर, और तालाब कहता है कि 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा हुआ है। एक तालाब है वो जल से भरा हुआ है, तो कितना गहराई है तालाब की, मतलब जल कितना गहरा में मतलब भरा हुआ है तालाब में, तो 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है जल का अपवर्तनांक जो है वो है हमारा 4/3।
जल जो है, वाटर जो है उनका उस तालाब में अपवर्तनांक हो गया 4/3। अब कहता है कि उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। वास्तविक गहराई तो आपके सामने दिया हुआ है, ये हमारा वास्तविक गहराई है, और उसका जो है आभासी गहराई ज्ञात करना है। यदि उससे हम लोग लंबवत देखते हैं, मतलब सीधा 90 डिग्री कोण पे इस प्रकार से देखते हैं उनको, तो उनका आभासी गहराई क्या होगा वो हमें बताना है। वास्तविक गहराई तो हमें बता चुका है, अब आभासी गहराई निकालना है। तो देखिए अपवर्तनांक का जो एक परिभाषा बनता है वो गहराई के संदर्भ में भी बनता है। तो क्या होगा, तो अपवर्तनांक का परिभाषा एक हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये एक फॉर्मूला हमारा बनता है यहां से कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई यानी काल्पनिक गहराई। तो देखिए इससे ही हम ये मतलब हम बोलने के तो बोल सकते हैं इस प्रकार से किसी भी वस्तु की जो वास्तविक गहराई है वो और उनका जो आभासी गहराई है, इनका जो रेशियो होगा वही हमारा कहलाएगा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अभी देखिए कि प्रकाश के मतलब प्रकाश की चाल जो निर्वात में जितना था और दूसरे माध्यम में कितना है, उन दोनों का रेशियो कर दिए तो भी बन गया था हमारा। तो आइए देखते हैं इनके अनुसार हम लोग इस सवाल को। सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर गहरा है, तो 20 सेंटीमीटर जो है ये हमारा हो गया एक इसका जो वास्तविक गहराई वो हो गया। तो इन्हें हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, गिवन दैट वास्तविक गहराई बराबर, वास्तविक गहराई जो है इनका, वास्तविक गहराई वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है जल का अपवर्तनांक, तो हम अपवर्तनांक भी लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी लिख लेंगे, तो वो हमारा n का मान हो गया, तो वो दिया हुआ है 4/3। और उसके बाद उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करना है, तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, आभासी गहराई ये हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें फिर से फॉर्मूला लगाना है, फिर से हमें फॉर्मूला लगाना है, n बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बट्टे बट्टे में हो जाएगा हमारा आभासी गहराई। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला तैयार हुआ, इससे हमें बनाना है। अब देखिए यहाँ पे n का मान कितना है, तो n का मान हमारे सवाल में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 4/3। हम यहाँ पे लिख लेंगे 4/3 बराबर वास्तविक गहराई। तो बताइए इसमें वास्तविक गहराई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो वो हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बट्टे में हो जाएगा आभासी गहराई। देखिए यहां से कट सकता है, ये 4×5 20 कट गया। अब देखिए आभासी गहराई बचा हमारा, हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे आभासी गहराई बराबर, देखिए यहाँ पे 5×3 15, देखिए 15 सेंटीमीटर उसका आभासी गहराई है जो हम उसे लंबवत देखते हैं। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है ऐसा। तो अगर नहीं समझे होंगे तो आप हमें कमेंट में करके बताएं। आप लोगों के लिए कमेंट ऑलरेडी खुला हुआ रहता है, सब हमेशा कमेंट के माध्यम से मैं हमेशा जवाब देने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ऑल मतलब 24 घंटा मैं हमेशा आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला रखता हूं। आप लोग उनमें जाएं, अगर थोड़ा भी परेशानी है, कोई भी डाउट है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आपके ऊपर आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमें कृपया आकर के कमेंट में बताएं। मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि आप लोगों की उस समस्या का समाधान करूं। मैं प्रयास कर सकता हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों की हर समस्याओं का समाधान इस चैनल पे मिलेगा। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्याएं होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, हम प्रयास करेंगे उन्हें समाधान करने का। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे फिजिक्स का काम कर रहा हूं तो ये मैं सिर्फ फिजिक्स के बारे में ही इसे बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक्स पे, कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, कोई भी सिलेबस मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आप लोग, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी त्रुटि है तो आप लोग आए हमारे कमेंट में के माध्यम से बोलें, बताएं हमें। हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे उस टॉपिक्स पर वीडियो लाने का। ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स पढ़ाते हैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग हमें बताएं। हम पूर्ण रूप से पूर्ण प्रयास करेंगे उस टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का। क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं हो, लेकिन ऑफलाइन वाले सभी बच्चों को पता होगा कि मैं इस सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ाता हूँ। मैं लगभग ऑल सब्जेक्ट बिना बुक देखे पढ़ा सकता हूँ, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या फिर कोई और ही पेपर क्यों ना हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो,
ज्योग्राफी में थोड़ा सा परेशानी होती है हमें, लेकिन हिस्ट्री सब में कोई परेशानी नहीं होती है। संस्कृत है, संस्कृत ग्रामर है, ग्रामर है, इंग्लिश बुक है, किसी में कोई भी परेशानी नहीं होती है, हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। बस हम चाहते हैं कि फिजिक्स जो बुक है हमारा, फिजिक्स को लेकर के बहुत आगे तक जाए, बच्चों को फिजिक्स बहुत तौर के बताएं, अच्छी से समझाएं, उन्हें रटने का मौका नहीं छोड़े, क्योंकि आजकल के बच्चे रटना पसंद रट लेता है हर बात को और बोलता है बाद में कि हम भूल गए इसे। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को फिजिक्स में कभी भी रटना ना पड़े। थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा होगा, थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत हमें लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा कुछ कमी, हमें लगता है ऐसा कि कुछ कमी आप लोगों में होता होगा, लेकिन आज से अब कोई भी कमी आप लोगों को नहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और इन्हें उन तक जरूर पहुंचाएं। हमारे इस वीडियोज को, हमारे इस चैनल्स के लिंक को उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मैं पूरा वादा के साथ आपको कह सकता हूं कि आप लोगों को अब रटने का बिल्कुल भी मौका मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप लोगों को रटने का मौका मिलता है तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि सर हम आपकी वीडियोज देखते हैं और फिर भी हमें रटना पड़ता है। मैं फिर देखूंगा आप लोगों को कि कितना तक आप लोग समझ पाते हैं हमारी इस बात को। बच्चों, आज की क्लास मैं यही खत्म करता हूं। हम मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है आपका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है इसके बाद लेंस के बारे में। जी हाँ बच्चों, लेंस के बारे में हम जल्द ही आप लोगों के सामने वीडियो ला रहे हैं अगले दिन, जिसमें आप लोगों को बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। और बात रही प्रैक्टिकल का, तो उसका प्रैक्टिकल कुछ अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतनी सुविधाएं यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ हर सुविधाएं, जितना भी हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, हर कंसेप्ट के लिए प्रैक्टिकल की व्यवस्था करूँ मैं आप लोगों के सामने, और करूँगा भी, जरूर करूँगा। थोड़ा वक्त लग सकता है इसमें। तो आज क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।